वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सल्तनत कालीन कुछ विभाग, जो प्रशासन उनके विभाग होंगे और उनके अध्यक्ष कौन थे, उनको जिन नाम से जानते थे उनको देखेंगे, क्योंकि अक्सर इससे प्रश्न बनता है, वो चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम हो या फिर आरओआरओ एग्जाम हो, दोनों में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप न्यू है चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे आप ये क्लास देख सकते हैं मेरे साथ, और रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है आरओआरओ एग्जाम के लिए। इसके साथ साथ अगर आप इसकी पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, यूपी पीएससी के द्वारा जो एग्जाम्स कराए जाते हैं अदर स्टेट पीसीएस के, सभी के लिए न्यू कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, खासकर आरओआरओ एग्जाम और यूपी पीसीएस के लिए। देखिए, यूपी पीसीएस की डेट भी बढ़ गई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए भी प्रैक्टिस करके आप, जो दिसंबर में लगभग संभावित है कि एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उसी तरह से अपनी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखिए, साथ में आरओआरओ के लिए भी। इसके लिए आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर से भी आप ऐप को डाउनलोड करके अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करते ही डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मुशर्रफ ममालिक क्या हुआ करता था। तो मुशर्रफ ममालिक था महालेखाकार, ठीक है। मुस्तौफ़ी ममालिक ये महालेखा परीक्षक था, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ममालिक दोनों में लगा है। तो एक था मुशर्रफ ममालिक, वो महालेखाकार था। एक था मुस्तौफ़ी ममालिक, ये महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है मुनिहान या मुन्ही, ये गुप्तचर होता था। सरे जानदार ये सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान हुआ करता था। दीवाने इशरफ ये लेखा परीक्षक विभाग इसके पास था। अमीरे हाजिब या इसको बोलते थे बारबक, ये राज दरबार की शान शौकत और समारोहों की देखरेख करने वाला व्यक्ति था। नेक्स्ट है दीवाने वकूफ। तो दीवाने वकूफ क्या करता था, यह व्यय के कागजातों की देखभाल करता था। और यह जो पद है जलालुद्दीन खिलजी ने बनाया था। इसके बाद है अमीरे आखूर, ये अश्व अधीक्षक हुआ करता था। दीवाने इस्तिहाक ये पेंशन विभाग था। चाशनीगीर ये शाही रसोई का प्रबंधक हुआ करता था। देखिए यहाँ पे चाशनी लगी हुई है तो आसानी से याद आ जाना चाहिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दीवाने अर्ज। दीवाने इस्तिहाक, दीवाने वकूफ और दीवाने अर्ज पे आ चुके हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे रावते अर्ज के नाम से भी जानते थे, एक सैन्य विभाग था। पहला तो यही प्रश्न बन सकता है कि दीवाने अर्ज कौन सा विभाग था, और इसका जो प्रमुख होता था वो आरिज़े ममालिक होता था। तो दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था, आरिज़े ममालिक इसका प्रमुख था। मुगल काल में ही यही दीवाने अर्ज मीर बख्शी कहलाया था। नेक्स्ट है बहलादार। तो ये बहलादार क्या है, व्यक्तिगत हिसाब किताब देखने वाला। अगला विभाग है दीवाने इंशा, यह शाही सचिवालय था जिसका प्रधान था दबीरे ममालिक। याद रखिएगा, अमीर मुंशी होता था दबीरे ममालिक। सहनाए बारगाह ये दरबार का निरीक्षक था। दीवाने रियासत इंपॉर्टेंट है, ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित विभाग था। काजी लश्कर सेना में कार्यरत न्यायाधीश हुआ करता था। नायब या फिर नायब मामलिकात, ये सुल्तान बहराम शाह ने इस पद को सृजन किया था, जिसमें पहली नियुक्ति हुई थी एतगीन की। नायब का पद सुल्तान के बाद माना जाता है और वजीर से भी श्रेष्ठ समझा जाता था। फिर मजलिसे खास, ये बैठक का स्थान था। वकीले दर या राज परिवार विभाग से संबंधित अधिकारी था। और जो वजीर था ये प्रधानमंत्री हुआ करता था, राजस्व विभाग का प्रमुख था। काजी उल कुजात ये न्याय विभाग का प्रमुख था और खाजीन कोषा अध्यक्ष था। सद उस सुदूर इंपॉर्टेंट है, धर्म विभाग का प्रमुख होता था। अमीरे मजलिस ये शाही उत्सव का प्रबंधक था। नेक्स्ट है बरीदे मुमालिक, ये गुप्तचरों का प्रमुख हुआ करता था और राज्य का मुख्य संवाददाता था। तो कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से रट लेनी है, जैसे कि इसमें बरीदे मुमालिक आपने देखा, उसके बाद सद उस सुदूर हो गया, नायब है, और दीवाने रियासत, दीवाने इंशा, दीवाने अर्ज, दीवाने इस्तिहाक, इनको तो भूलना ही नहीं है। अमीर आखूर, दीवाने वकूफ, ये सारे आप देख लीजिए, ठीक है, इनको ज़रूर याद रखिएगा। अब देखिए सल्तनत कालीन अमीर वर्ग, कुछ अमीर वर्ग भी होते थे, जैसे मोहम्मद गोरी के समय पर मुइज़्ज़ी था, इसको गुरीद भी बोलते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पर कुतुबी अमीर था।
इल्तुतमिश के समय पर शमसी और जलालुद्दीन खिलजी के समय पर जलाली। अलाउद्दीन खिलजी अलाई। ठीक है, आज के इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट लिस्ट यही है क्योंकि यहाँ से हर बार ही लगभग प्रश्न बन जाता है। तो सबसे पहले एक विभाग है दीवाने आरिज। पूछा जाता है इसका निर्माण किसने कराया था। ठीक है, तो इसका निर्माता था बलबन, दीवाने आरिज का। दीवाने वकूफ किसने बनवाया था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। दीवाने मुस्तकराज, ये राजस्व विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और इसी के साथ साथ बाजार नियंत्रण विभाग था दीवाने रियासत, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवाने मुस्तकराज, दीवाने रियासत, बलबन द्वारा दीवाने आरिज। अब मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा देखते हैं तो दीवाने अमीर कोही, ये कृषि विभाग था। दीवाने रियासत ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ही बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने कुछ और विभाग बनवाए थे, जैसे दीवाने बंदगान, इमलाक विभाग, दीवाने खैरात दान विभाग था दारुल शफा, ये सारे फिरोज तुगलक ने बनवाया था। और वकील सुल्तान ये नासिरुद्दीन महमूद तुगलक द्वितीय ने बनवाए थे। एक बार फिर से आप इस लिस्ट को ढंग से देख लीजिए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको और याद रखिएगा। सल्तनत काल में भूमि के कई प्रकार होते थे, तो ये भी देकर के आपसे पूछा जाता है कि खालसा भूमि कौन सी होती थी। ठीक है, तो याद कर लीजिए। या खराजी भूमि के बारे में, तो खालसा भूमि जो थी यह सुल्तान के प्रत्यक्ष अधिकार या सीधे केंद्रीय नियंत्रण के अधीन रहने वाली भूमि होती थी। सुल्तान की निजी आय या फिर इमलाक या खालिसा ये होती थी। उसरी भूमि क्या थी, इस भूमि के मालिक होते थे तुर्की मुसलमान। खराजी भूमि क्या थी, तो यह गैर मुसलमानों जो कि हिंदुओं के अधिकार में रहने वाली भूमि थी और यहाँ से उपज का 20% भू राजस्व लिया जाता था। भू राजस्व भी याद रखिएगा कितना लिया जाता था। फिर थी रणाका भूमि, यह सुल्तानों के अधीनस्थ हिंदू शासकों के अधिकार में रहने वाली भूमि थी। फिर है मददे माश भूमि, ये दान के रूप में प्रदत्त कर मुक्त भूमि हुआ करती थी। अगर सल्तनत कालीन सैन्य संगठन की बात की जाए तो सबसे पहले आता है सवारे कल्ब, या केंद्रीय सेना थी जो सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहती थी। इसे हस्मे कल्ब या फिर कल्बे सुल्तानी भी कहा जाता था। इसी में निर्मित एक नए वर्ग का नाम था बंदगाने खास या खादमे खास, इसको याद रखिएगा। हस्म अतराफ ये प्रांतीय सेना थी। वजहिस या मुरत्तब ये स्थायी सैनिक थे और गैर वजहिस ये अस्थायी सैनिक हुआ करते थे। और खासकेल जो है वो सुल्तान के सैनिक हुआ करते थे। अब हम लोग प्रमुख कारखाने देखने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले आ गया रिकाब खाना, ये घोड़े की जीन से संबंधित था। नफर ऊँटों के कारखाने होते थे। पील खाना याद रखिएगा, ये गजशाला थी और पायगाह अश्वशाला थी। जगर खाना ये आभूषण से संबंधित। आबदार खाना जल के प्रबंध से संबंधित थी। कूर खाना शाही शस्त्रागार था। और अलम खाना ये पताकाओं से संबंधित था। और जमादार खाना ये वस्त्रों से संबंधित था। करों से लेकर के कई प्रश्न बनते हैं। करों की दर कितनी हुआ करती थी, तो ये पूछा जाता है। तो उनके प्रकार देखेंगे। सबसे पहले आता है शरीयत के अनुसार भू राजस्व की जो दर थी वो अधिकतम 50% हो सकती थी और यही प्रथा भी थी। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक में कर की यही दर आरोपित की थी। तो अगर पूछा जाएगा अलाउद्दीन खिलजी या तुगलक के बारे में तो कितना भू राजस्व की दर लेते थे, तो अधिकतम 50%। सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन सब करों को हटा दिया था जो इस्लामी कानून शरिया के विरुद्ध हुआ करते थे। उसके पश्चात फिरोज तुगलक ने इस नीति को लागू किया और 24 करों को हटाया था। बरनी के अनुसार बलबन ने अब अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि खराज वसूल करने में मध्यम मार्ग अनुसरण करना, ना तो इतना अधिक भू राजस्व वसूलना कि प्रजा दरिद्र हो जाए और ना ही इतना कम लेना कि धन की अधिकता से विरोधी हम पर भारी पड़ जाए। फिर गियासुद्दीन तुगलक के समय पर भू राजस्व में उत्तरोत्तर, जैसे कि 1/10 या 1/11 वृद्धि जो पक्ष हुआ करता था वृद्धि के पक्ष में था। इब्राहिम लोदी ने शासन के शुरुआती वर्षों में भू राजस्व नगद या अनाज दोनों रूपों में लिया, परंतु कुछ समय पश्चात बात की जाए तो उसने केवल अनाज के रूप में 1/4 भू राजस्व वसूला था। उस्र की बात करें, उस्र क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तुर्की मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। तो उस्र क्या था, एक तरह का कर हुआ करता था। यहाँ से प्रश्न बने भी हैं। भूमि पर प्राकृतिक साधनों से सिंचाई हो वहां से 10% कर लिया जाता था और खिदमती पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देय कर होता था। तो याद रखेंगे कि सबसे पहले भू राजस्व की दर अधिकतम क्या होती थी, 50% होती थी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने यही दर आरोपित कर रखी थी। इसके बाद आपको उस्र याद रखना है, ये मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भूमि कर हुआ करता था। सिंचाई के लिए 10% कर लिया जाता था। ठीक है, और गियासुद्दीन तुगलक जो भू राजस्व में 1/10 या फिर 1/11 भाग लेता था। ठीक है,
इब्राहिम लोदी ने शुरुआत में पहले तो नगद और अनाज दोनों रूप में लिया, बाद में क्या किया, 1/4 भाग जो भू राजस्व वसूला था अनाज के रूप में। ठीक है, तो ये आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रश्न इनसे आते भी हैं, स्टेटमेंट वाइज मिलेंगे या मैच करने को मिलेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए, क्योंकि अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चल रही है, साथ में हम लोग मैपिंग सीरीज भी फॉलो कर रहे हैं। तो दोनों क्लासेस अच्छे से देखिए। आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ अभी जो आपने मेरे साथ क्लास देखी है वो मैं टॉपिक वाइज करा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने कोर्स को फुल पेड कोर्स लीजिए जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज़ है, मॉक टेस्ट है और खासकर पेड क्विज है। अगर आपने सारे सब्जेक्ट तैयार कर लिए हैं तो ये भी देखिए कि आपका कोई भी सब्जेक्ट कितना प्रिपेयर है। सारे प्रिपेयर हो चुके हैं, किसी में दिक्कत है, करंट अफेयर, जीएस क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको पेड क्विज से पता चल जाएगा और वहाँ पर आपको ये भी मिल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो अभी भी समय है, आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, उन पर भी जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलूंगी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।